मामा हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी अंशिश ने राबिया से पूछा। बेटा बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाड़ी एक हवेली में दाखिल हुई और 16 साल अंशिश अपनी माँ के साथ नीचे उतरी। वो दोनों अब हवेली के अंदर जा रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने से सीढ़ियाँ उतरते एक 45 साल मजबूत मर्द को देखते अंशिश की अपनी माँ के हाथों पर गिरफ्त सख्त हुई। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? मिस्टर ज़हीर अब्बासी ने नीचे आते राबिया से पूछा। नहीं, सब ठीक है, राबिया ने धीमे लहजे में कहा। मामा ये अंकल कौन है? अंशिश ने अपनी माँ का हाथ थामे पूछा। अंशिश ये तुम्हारे नए बाबा हैं, राबिया ने खुद को कंपोज करते कहा, जबकि अंशिश का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। बाबा? ज़ेरे लब दोहराते वो उस शख्स को देखने लगी। क्या अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलकर? मिस्टर ज़हीर ने अंशिश के सर पे हाथ फेरते उसकी गर्दन से नीचे कमर के खम तक सहलाया। अंशिश करंट खा के पीछे हटी। उसके चेहरे पर हिरासा एहसासात देखते ज़हीर साहब काफ़ी महसूस हुए। वो 16 साल की थी, लेकिन उसके जिस्म की बनावट उसे अपनी उम्र से 2 साल बड़ा ही दिखा रही थी। उसके खूबसूरत नैन नक्श और भरा भरा जिस्म किसी को भी अपनी तरफ राग़िब करने की सलाहियत रखता था और मिस्टर ज़हीर को वो बुरी तरह अट्रैक्ट कर गई थी। चलो अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मिस्टर ज़हीर ने अंशिश की जानिब प्यार भरी नज़रों से देखते पूछा, जबकि राबिया अपने कमरे को देखती खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से किस्मत यूं भी बदल सकती है। एक आम से घर से वो एक बहुत बड़े घर की मालिकन बन गई थीं। आपका घर बहुत प्यारा है ज़हीर साहब, राबिया ने खुश होते तारीफ की। मैं तो वाकई खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे शख्स मेरी ज़िंदगी में आ गए, वरना आप जितने अमीर हैं आपको तो कोई भी मिल जाती। वो जाम सी लड़की को आपने अपने लिए चुना, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। राबिया की बातों पर ज़हीर ने मायने खेज नज़रों से सहमी खड़ी अंशिश को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यहाँ नहीं रहना। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेरी अंशिश को उसका रूम दिखा दूँ। आ जाओ अंशिश, वो बहुत मोहब्बत से बोले, जबकि अंशिश डर के माँ के साथ चिपक गई। अरे अंशिश बेटा डरो नहीं, ये बाबा ही हैं, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, राबिया ने उससे प्यार से समझाया। नहीं मामा, मुझे नानों के पास वापस जाना है। अंशिश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। बेटा अब यही हमारा घर है, अब से हम दोनों यहीं रहेंगे, राबिया ने उसे समझाया। लेकिन अंशिश ज़हीर की आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा देख चुकी थी और वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दुख से माँ को देखा, जो वो महसूस कर रही थी उसकी माँ क्यों नहीं महसूस कर पा रही थी। आओ अंशिश, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर तुम आती हो जाओगी। कम विद मी। वो उसकी कलाई थामे बाहर निकला। अंशिश ने घबराकर अपनी कलाई छुड़वानी चाही, लेकिन नाकाम ही रही। उनके जाने के बाद राबिया मुस्कुराते हुए गहरा सांस भरती कबड़ की जानिब बढ़ गई। ढेरों बोतीक स्टाइल के महंगे लेडीज ड्रेसेस को देखते राबिया बेइंतहा खुश हुई। सारी जिंदगी महरूमियों की नज़र हुई थी। बाप की वफात के बाद माँ ने माँ बाप दोनों बन के पाला। 2 ही बहनें थी, दोनों को अच्छी तालीम दिलवाई। राबिया ख्यालों की ज़िंदगी में रहने वाली लड़की थी तो सुमेरा हकीकत पसंद। राबिया को यूनिवर्सिटी में अब्बास से जनूनी किस्म का इश्क हो गया। वो बहुत अमीर कबीर लड़का था। राबिया की खूबसूरती पे वो भी मर मिटा, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी गरीब लड़की से करने को तैयार न थे। दोनों ने भाग के छुपकर शादी कर ली। नया नया इश्क का भूत सवार था। दोनों ही शुरू में एक दूसरे की मोहब्बत में पूर डूबे हुए थे, लेकिन वक्त गुजरते उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अब्बास शहाना तर्ज ज़िंदगी जीने वाला लड़का था, जबकि राबिया को भी उसके दौलतमंद होने पर अपनी ज़िंदगी सहल बनानी थी। दोनों ही को बहुत बुरी तरह अपनी गलती का एहसास जागा। वक्त थोड़ा और आगे सरका। राबिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब अब्बास को हकीकतन अपनी इस शादी पर पछतावा हुआ। राबिया सिर्फ 19 साल की थी और वो 22 साल का, जब दोनों माँ बाप बन गए। अब्बास बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। कहाँ तो वो राबिया का और अपना पेट नहीं भर पाता था, कहाँ अब एक बेटी का बोझ। हाँ, उस वक्त अब्बास को बेटी एक बोझ ही लगी थी। एक छोटी सी फर्म में जॉब करते एक दिन उनकी मुलाकात अपने भाई से हो गई और उन्होंने अपने जान से प्यारे भाई को इस हाल में देखा तो बेइंतहा दुखी हुए और फिर अपने बाबा से छुपकर उनकी मदद करने लगे। एक अच्छी कंपनी में उन्हें जॉब भी दिलवाई और उनको अच्छा सा घर भी। जिंदगी ज़्यादा ना सही थोड़ी सी सहल हो गई थी। दोनों की जो आए दिन लड़ाइयाँ थीं उनमें कमी हो गई थी। जिंदगी और आगे बढ़ी। उन्हीं ही दिनों राबिया को मालूम हुआ कि वो फिर से माँ बनने वाली है, तो उसने हालात के पेश नज़र बिना किसी से कुछ कहे अपना बच्चा ज़ाया कर दिया, जिसका उनके शौहर अब्बास को इल्म ना हुआ। लेकिन फिर काफ़ी अरसे बाद उन पर यह राज खुला, क्योंकि राबिया की एक राजदार दोस्त भी थी जिसने राबिया से लड़ाई की सूरत में राबिया का भांडा फोड़ दिया और सबूत भी दिए। वो बेइंतहा गुस्से में घर में आ रहे थे कि रास्ते में कार एक्सीडेंट में एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस वक्त अंशिश 8 साल की थी। वो माँ के घर वापस आ गई। शौहर के चले जाने के बाद उस किराए के घर में क्या करती। माँ ने बेटी और नवासी दोनों को रख लिया। वक्त गुजरता गया। अंशिश 16 साल की हो रही थी। राबिया ने दोबारा शादी ना की, बल्कि वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, जहाँ से अंशिश ने भी मैट्रिक तक तालीम हासिल की। लेकिन ज़हीर साहब एक फंक्शन में एज अ गेस्ट आए और यूं वो अंशिश और राबिया की ज़िंदगी में शामिल हो गए। वो माजी की यादों से निकली और एक ड्रेस लेती बाथरूम का रुख कर गईं। उन जैसे कपड़ों का तो बस सोच के ही रह जाया करती थीं। अमीर कबीर शख्स अब्बास से शादी करके भी वो तरसी हुई ज़िंदगी ही गुजारती आई थीं। अब ज़हीर साहब के अचानक उसकी ज़िंदगी में आ जाने पर वो बहुत मसरूर थीं, जबकि आने वाले क़यामत खेज़ वक्त से बिल्कुल अनजान। ये देखो कैसा लगा ये कमरा। वो अंशिश का नरमो नाजुक हाथ थामे उसे साथ वाले कमरे में लाए, जो इंतहाई जदीद तर्ज का था और बेइंतहा खूबसूरत भी।
तुम्हारी ज़रूरत की हर शय यहाँ मौजूद है। अंजिश, और भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह देना। वो उसके गाल को बहुत प्यार से छूते बोल रहे थे। मुझे मामा के पास जाना है। अंजिश बुरी तरह सहम गई थी। देखो अंजिश, मामा का हाथ पकड़ के चलना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। क्या उम्र है तुम्हारी? वो उसके गाल पर अंगूठा रब करते पूछ रहे थे। जी 16 साल की हूँ। वो आंखों में खौफ लिए उस शख्स को देखने लगी। 16 बरस की? बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। वो ज़रा सा गुनगुनाए थे। वो तकरीबन उससे 29 साल छोटी थी, लेकिन ज़हीर साहब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें इस उम्र में आके फिर से इश्क हो गया हो। वो छोटी सी लड़की उनके हवासों पर छा गई थी, और ऐसी छाई कि उसकी खातिर उसकी माँ को ब्याह कर ले आए। ज़हीर साहब को किसी ज़रूरी कॉल की वजह से जाना पड़ा तो वो उसे एक्सक्यूज़ करते बाहर निकल गए। अंजिश ने अपना रुका सांस बहाल किया। सद शुक्र था कि उन्होंने उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। वो घबराए हुए उस कमरे से बाहर निकल आई। इतना बड़ा घर था, लेकिन वो खुद को गैर महफूज समझ रही थी, जबकि उसकी नानों का घर बहुत ही छोटा था, पर वो उसके लिए एक महफूज पनाहगाह थी। वो माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। अपनी माँ को नए कपड़ों में सजा देख वो मुँह खोले दंग रह गई। उसकी माँ की उम्र लगभग 36 साल थी। वो अभी भी जवान ही थी और लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने वो इस वक्त एक अप्सरा लग रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो अंजिश की मामा है। मामा आप? क्या हुआ? प्यारी लग रही हूँ ना? अंजिश, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। एक खूबसूरत शोहर, एक बहुत बड़ा महल जैसा घर, दौलत, नौकर चाकर, अमीरों का लाइफस्टाइल, सब कुछ मिल गया ना। अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो खुशी से अपनी बेटी से अपने दिल की हर बात शेयर कर रही थी। मामा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नानों के घर वापस जाना है। वो डरते डरते बोली। तुम पागल हो। वहाँ उस छोटे से बोसीदा घर में जाकर क्या करोगी? इस शहाना तर्ज ज़िंदगी के लिए लड़कियां तरसती हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से ये सब मिल रहा है। एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारोगी, बजाय खुश होने के तुम वापस जाने की बात कर रही हो। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती अपने गीले बालों को कंघी करने लगी। मामा, वहाँ इस छोटे से घर में मुझे सुकून महसूस होता है। मुझे नानो याद आ रही हैं। वो नम लहजे में बोली। हाँ तो मिलवा लाया करूँगी कभी कभार। चलो अब जाओ अपने कमरे में, और ज़्यादा वक्त वहीं रहना, यहाँ नहीं आना। क्या पता ज़हीर को अच्छा ना लगे। हमारी प्राइवेसी के लम्हे ख़राब ना करना, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मामा, क्या आप बाबा को भूल गई हैं? अंजिश की बात पर राबिया के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। वो माजी था, ख़त्म हो गया, इसलिए दोबारा उस बारे में बात ना करना। और हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत हो ज़हीर से कह देना। कोशिश करो उन्हें बाबा कहो। अगर वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं तो बदले में तुम्हें भी उन्हें इज्जत और मान देना चाहिए। वो उसे रसानियत से समझाती अब लिपस्टिक लगा रही थी। आपने निकाह कब किया ज़हीर अंकल से? दिल में खुबता सवाल अंजिश ने कर ही लिया। अगले पल राबिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? निकाह किया है तो यहाँ होना, और मेरी माँ नहीं हो तुम। माँ बनने की कोशिश भी मत करो, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से कहती अपना दुपट्टा सेट करने लगी। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। अब मुंह क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में। वो उसे झड़क के बोली तो अंजिश वहाँ से फौरन बाहर निकली और रोते हुए अपने लिए मुख्तिस किए कमरे में चली गई। अंदर जाते ही वो दरवाज़ा लॉक कर गई थी और वहीं बैठती रोती। कैसे समझाऊं मामा आपको, ये शख्स अच्छा नहीं है, इसकी नज़रें गंदी हैं आपकी बेटी पर आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। वो बिलक कर रह गई थी। अंजिश को यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। उसका एडमिशन ज़हीर साहब ने बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया। हर तरह की सहूलत से उसे नवाजा था। सब कुछ उसे मुहैया किया गया, लेकिन उस 1 हफ्ते में वो बहुत कम घर आए थे, बल्कि रात को तो वो आए ही नहीं। उसकी मामा थोड़ा अपसेट हो गई। उन्हें इस महल के साथ महल वाला भी चाहिए था, जो उन्हें दिन को तो मैसर होता, लेकिन रात के वक्त वो हवेली ना आते। पर अंजिश बहुत मुतमईन हुई थी। वो नहीं जानती थी ये इत्मीनान भी आर्जी था। 2 हफ्ते बाद वो रात के वक्त अचानक घर आ गए और आते ही सीधा अंजिश के कमरे का रुख किया। वो जो मुतमईन अंदाज में बिना दरवाज़ा लॉक किए सो रही थी, अचानक अपने बिस्तर पर किसी की मौजूदगी महसूस करती वो कांप उठी। झट से उठ बैठी। अरे क्या हुआ, डर क्यों रही हो? मैं हूँ। ज़हीर साहब ने मोहब्बत से उसे वापस कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा। वो उनके सीने पे हाथ रख के खुद को उनसे टच होने से बचा गई। छोड़े मुझे। वो उस मजबूत जिसामत के हामिल मर्द को छोटी सी लड़की कहाँ दूर हटा सकती थी। धीरे धीरे वो उसको अपने साथ लगाए और ही दुनिया में खोने लगे। वो छोटी सी तो थी, लेकिन उसका सरापा कयामत खेज था, जिसे ज़हीर साहब दिल से मानते, उसका सर तकिए पर गिराते, उस पर हावी होने लगे। पीछे हटें वरना मैं शोर मचा दूंगी। अंजिश ने आंसू जब्त करते मजबूत लहजे में कहा। शोर मचाओगी या खामोशी से खुद को मेरे हवाले करोगी? जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ से निकाह भी मैंने तुम्हारी वजह से ही किया है। तुम्हारा रिश्ता मांगता तो वो कभी ना देती, इसलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे उसको भी निकाह में लेना पड़ा। वो मुंह बनाकर बोले। आपने मामा को चीट किया? अंजिश को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। वो थी ही इसी काबिल, लालची औरत। ज़हीर साहब के लहजे में नफरत व हकारत थी कि उसी वक्त उनकी अंजिश पे गिरफ्त ढीली पड़ी और वो पास दराज के ऊपर पड़ा वास उठाते उनके सर पर मार गई। वो दर्द से बिलबिला उठे। पागल लड़की, ये क्या किया? अंजिश खुद को दुपट्टे से कवर करते पीछे हटती दीवार में जा समाई। मेरी मामा किस काबिल है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप इसी काबिल हैं। वो गुस्से से फंकारते दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा अनलॉक करती कि ज़हीर साहब ने उसे बालों से पकड़े दबोचते अपनी जानिब पीछे खींचा। अंजिश की चीख निकल गई। मैं किस काबिल हूँ वो तो तुमने बता दिया, अब देख।
मैं किस काबिल हूँ वो तो तुमने बता दिया, अब देख मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं रहने दूंगा। एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा तो वो लड़खड़ा के दूर जा गिरी। उसका सर बुरी तरह चकराया। कमरे में नीम रोशनी थी। अंजिश ने हिम्मत करते उठना चाहा कि जहीर साहब ने उसे टांगों से पकड़ते अपनी तरफ खींचा। मामा, वो चिल्लाई लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने ना आया। आवाज ना आए। वो गुराए तो अंजिश सहम गई। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बहुत मोहब्बत और प्यार से तुम्हें समेटना चाहता हूँ। काफी छोटी हो तुम मुझसे और मेरा जुनून सह नहीं पाओगी, इसलिए अपने लिए मुश्किलें पैदा मत करो और जो मैं कह रहा हूँ खामोशी से मुझे करने दो। वो कहते साथ उसका दुपट्टा परे उछालते उसकी कमीज के बटन खोलने लगे। एक अजीब सा सरूर उन पर छा गया था। कम उम्र लड़की के जिस्म को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने को बुरी तरह बेचैन थे। अंजिश ने अपने लब खींचे अल्लाह का नाम लेते पूरी कुव्वत लगाते उस शख्स को जोर से परे झटका जो उसकी गर्दन पर झुकने वाला था। वो चिल्लाते हुए उठी और पास पड़ी चेयर पूरी कुव्वत से उठाकर उस शख्स के सर पर दे मारी और वहां से बाहर भागी। माँ के कमरे की जानिब रुक किया लेकिन वो लॉक था। मामा, मामा दरवाजा खोलें। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाली उसकी माँ नींद की गोली लेकर नींद की वादियों में गुम थी। इतने में जहीर साहब उसके पीछे लपके तो वो वहां से पागलों की तरह भागी। सीढ़ियां उतरती नीचे पहुंचते उसने बाहर का रुख किया। अपनी हालत भी वो फरामोश कर चुकी थी। अपनी शर्ट को आगे से दबोचे वो बिना दुपट्टे और जूतों के सरपट भाग रही थी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। सड़कें और गलियां सुनसान थी। वो रोए जा रही थी, बेइंतहा रो रही थी कि अचानक से सामने से आती एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी वाले ने बरवक्त ब्रेक लगाई लेकिन फिर भी वो अंजिश को जरा सा हिट कर गई। अंजिश कमर के बल पीछे जा गिरी। उसकी कमर में बहुत सख्त गाड़ी का बोनट लगा था। वो तड़प के रह गई। आर यू मैड? वो शख्स बाहर निकलता गुस्से से चिल्लाया। जब उस कमसिन लड़की को बिखरी हालत में देखते बहराम के अल्फाज उसके लबों पर दम तोड़ गए। वो गहरे सांस भरती उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वो कमर पे हाथ रखे दर्द से तड़प गई। बहराम उसके पास आते झुका। क्या हुआ? जोर से लगी है? दिखाओ मुझे, वो नरमी से पूछ रहा था। नहीं, दूर रहो, हटो, मुझे छूना मत। वो घबरा के पीछे की जानिब सिरकी। इज्जत जाने का डर उसके हवास पर बुरी तरह छाता उससे सहमा गया। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें छूने का, मैं तुम्हारा जख्म देख रहा था, समझी तुम? बहराम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे मत छूना। वो घबराए हुए अभी भी पीछे सिरकती जा रही थी। वो पीछे एक गहरे खड्डे में गिरने वाली थी कि बहराम ने एकदम उसे बाजू से तामे अपनी जानिब खींचा। वो घबराते हुए तड़प उठी। पागल हो गई हो, अभी उस खड्डे में गिर जाना था। वो उसे डांट रहा था। अचानक डांटते डांटते बहराम की निगाह उसके सीने पर पड़ी जहाँ के आगे के बटन खुले हुए थे और वो अपनी तमाम रानाइयां अयां किए हुए थी और शायद इस बात से अनजान भी थी। बहराम ने अपना निचला लब दांतों तले दबाया। आज पहली बार वो किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था। खुद को ढांपो पागल लड़की, ऐसे किसी नामहरम के सामने अपनी रानाइयां नहीं छलकने देनी चाहिए। वो उसे नजरें फेर के डांटते बोला। उसकी बात का मतलब समझते बेख्तियार अंजिश की निगाह अपने सीने पर जा ठहरी। फट से अपनी फ्रॉक के बटन बंद करने लगी लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उससे बंद ही नहीं हो रहे थे, जिस वजह से उससे बेबसी का एहसास जागा। नहीं हो रहे बंद, वो सिसकते हुए चिल्लाई। बहराम जो दूसरी जानिब देख रहा था उसके चिल्लाने पर उसकी तरफ मुड़ता। उसके फ्रॉक के बटनों पर हाथ रखे एक एक करके तीनों बटन बंद कर दिए। कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? बहराम ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मेरे पीछे, अंजिश ने घबराए हुए कहा, पर उसकी कमर में लगी चोट ने उसे सख्त तकलीफ में मुब्तला कर दिया। वो अपनी बाजू के नीचे कमर वाले हिस्से को पकड़कर दबाने लगी। उसकी पसलियों में बहुत सख्त लगी थी। अब उसके दर्द में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। इतनी रात के घर से अकेले क्यों निकली, वो भी इस हालत में? फिर कहती हो इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या आफत आई थी जो इतनी रात के घर से अकेले? अभी बहराम अपनी बात मुकम्मल करता कि अंजिश लहरा के उसकी गाड़ी के ऊपर गिरने लगी कि बहराम ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरा। क्या क्या मुसीबत है? वो अपने इर्द गिर्द देखता उस लड़की के नाजुक वजूद को, अपनी बाहों में भरे गाड़ी में डाल गया और खुद ड्राइविंग सीट पे आया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को कहाँ लेकर जाए, घर या फिर हॉस्पिटल। जो भी था, लड़की की जान को तो खतरा ही था, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी थी कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। यही सोचते वो उसे घर ले जाने की बजाय अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरने से पहले वो उसे अपनी जैकेट पहना गया। बिना दुपट्टे के उसके जिस्म के नशेबो फराज उसकी फ्रॉक की फिटिंग में साफ आयां हो रहे थे। सर नफी में हिलाता वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। क्या हुआ, कहाँ से मिली अप्सरा? अदील ने उसकी बाहों में एक लड़की को देखा। कोई फीमेल डॉक्टर है? बहराम ने संजीदगी से माथे पर बल डाले पूछा। हाँ, इस तरफ ले आओ। अदील ने उसे एक रूम की तरफ ले जाने का कहा तो वह बिना देरी किए उसे एक रूम में ले गया। थोड़ी देर में डॉक्टर नरगिस वहां आ गई और बहराम को रूम से बाहर जाने को कहा। वो बाहर आया तो अदील वहीं खड़ा था। अब बताओ कहाँ से ये मिली? अदील ने उसे कड़े तेवरों से देखते पूछा तो बहराम ने मुख्तसरन सारा वाकया उसे बता दिया। चलो होश में आए तो पता चलेगा कि क्या मसला हुआ। घर में सब कैसे हैं? इतने दिनों बाद अपना दीदार करवाया तुमने। आओ कॉफ़ी मंगवाता हूँ। वो उससे लिए अपने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए बोला। रात के इस लम्हे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, वो एक चेयर पर बरेजमान होते बोला। तभी उसके मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी। जी मॉम, आ रहा हूँ। डोंट वरी यार, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर हो जाएगी, पहुँच जाता हूँ। वो कॉल काटता अदील की जानिब मुतवज्जे हुआ। अपने शहर में पोस्टिंग कब करवाई? कोशिश तो मैं काफ़ी अरसे से लगा था, 2 दिन पहले ही हुई है और आज घर जा रहा था। घर वाले इंतजार में हैं, अभी तक जाग रहे हैं मेरे इंतजार में। वो कलाई पर बंधी घड़ी पे वक्त देखता सर छटकते बोला। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर नरगिस रूम
में दाखिल हुई। लड़की की साइड पसली पर चोट आई है शायद, वो थोड़ा मुतफक्किर अंदाज में बोली। मेरी गाड़ी से टकराई थी, शायद तब लगी उसे। बहराम भी परेशान हुआ। खैर अभी दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। उसके चेहरे पे भी किसी ने मारा है, यकीनन वो तुम नहीं होगे। डॉक्टर नरगिस ने आंखें छोटी करते पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? वो पहलू बदलते बोला। अच्छा सुबह एक्सरे वगैरह करवा लेना ताकि पता चले। पसली ठीक है? वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई है शायद, लेकिन उम्मीद है ज़्यादा नहीं लगी। थोड़ी मालिश वगैरह भी करो तो ठीक हो जाएगी। उनकी बात पे बहराम ने कनखियों से अदील को देखा जो कि सियानी हंसी हंसा। क्या हुआ बाय द वे, वो लड़की है कौन? मिसेज है तुम्हारी? लेकिन वो बहुत छोटी नहीं है, यही कोई 17-18 साल? नरगिस ने अंदाज़ा लगाते कहा, या शायद इससे भी छोटी। मेरा ख्याल है देर हो रही है, चलना चाहिए। तुम अपनी मिसेज को डिटेल बताओ सारी। बहराम टेबल से गाड़ी की कीज उठाता अंजिश के रूम की जानिब बढ़ा, जहां वो अभी तक बेहोश ही थी। उसके करीब जाकर खड़ा होता वो उस पर जरा सा झुका। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो, और वो निशान किसी मर्द के हाथ का निशान लग रहा था। बहराम ने सख्ती से मुट्ठियां भींची। वो वाकई छोटी सी थी। उसको मारा किसने होगा? बहराम सोच में पड़ गया। वो उसे यूं हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं बैठा उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। क्या मतलब वो बहराम को कहीं से मिली है? मतलब बहराम का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं? नरगिस ने अपना चश्मा उतारते उससे पूछा। बिल्कुल, लेकिन मैं भी मुस्तकबिल करीब में बन जाए, अदील ने कुछ सोचते हुए कहा। रियली? ऐसा क्यों सोचा? वो मुस्कुरा के उससे पूछने लगी। क्योंकि एसपी बहराम पहली बार किसी अनजान लड़की के लिए इतना पोजेसिव हुआ है कि उसके चेकअप के लिए उसने फीमेल डॉक्टर को बुलवाया। अदील उसकी जानिब इशारा करते कहने लगा, स्ट्रेंज। वो भी पुरसोच अंदाज में सर हिला गई और फिर घड़ी पे वक्त देखने लगी। अदील मुझे घर छोड़ दें, हादी ने सुबह स्कूल जाना है तो पता है ना आपको। मैं ना दिखाई दी तो कितना रोएगा। नरगिस को एकदम अपने बेटे की याद आई तो अचलत में खड़ी हो गई। मैं भी चलता हूँ घर ही, आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सुकून। वो नरगिस के पास आता उसकी कमर में हाथ डाले गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखते बोला, नींद ही लेनी है ना बस? नरगिस ने तंग करने वाले अंदाज में शरारत से पूछा। तुम्हारे ऊपर लेट के सोऊंगा, भरपूर नींद का मजा लूंगा। वो धीरे से मायनी खेसी से कहता उसे लिए बाहर निकला, जबकि हॉस्पिटल से निकलने से पहले वो बहराम से मुलाकात करके आया। बहराम अदील के जाने के बाद काफ़ी देर वहीं बैठा रहा कि यकदम उस लड़की को होश आने लगा। बहराम उठ के उसके पास जा खड़ा हुआ। कैसी हो अब? लहजे में नरमी नहीं थी तो सख्ती भी नहीं थी। जी मैं। अंजिश ने उठते अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अपनी दाईं तरफ पसली पे हाथ रखे वो सिसकी। देखो तुम अपना स्लो मोशन ड्रामा बाद में कर लेना, मुझे बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊं, उसके बाद मुझे भी अपने घर जाना है। मेरी मॉम वेट कर रही है यार। वो घड़ी पे टाइम देखता माथे पर बल डाले बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आप मुझे दारुल अमान छोड़ दें, आपका एहसान होगा मुझ पर। अंजिश ने पल में ही फैसला ले लिया था। उसे इस महल में नहीं जाना जहां उसकी इज्जत महफूज ना थी। अपनी नानों के घर का तो उसे एड्रेस मालूम नहीं था। दूसरा, वहां जाती तो उसकी मामा फिर से उसे वापस ले जाती, लेकिन उसकी बात का यकीन कभी ना करती। तुम्हें कोई मारना चाहता था, तुम पर हाथ भी उठाया है किसी ने। सच सच बताओ कौन हो तुम? बहराम के अंदर का पुलिसमैन जाग गया था। मैं अंजिश हूँ। वो मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे, उन्होंने ही मुझे, मैं वहां से भागी तो आपकी गाड़ी से टकरा गई। वो फौरन कहानी बनाते बोली, इस वक्त तो कहीं और नहीं ले जा सकता, सुबह बंदोबस्त करूंगा, अभी मेरे घर चलो, वहां तुम सेव रहोगी। बहराम ने कुछ सोचते उसे घर ले जाने का फैसला किया, और वो ये नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और जानलेवा फैसला होने वाला है। अंजिश को डिस्चार्ज करवाकर वो अपने साथ घर ले आया। जैसे ही गाड़ी कारपोश में रुकी, अंजिश का दिल जोरों से धड़का। अंजिश को देखने में वो शख्स शरीफ ही लगा था और उसने उसकी मदद भी की थी, इसलिए वो उस पर भरोसा करके उसके घर तो आ गई थी, लेकिन घर देखकर उसे फिर से एंग्जाइटी सी फील होने लगी। क्या हुआ? नीचे उतरो, मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, यकीनन तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। उसके चेहरे पर रकम डर को देखता बहराम फौरन से बोला। वो उसे लिए अंदर दाखिल हुआ तो एक पल को फादिया बेगम जो कब से बाहर लाउंज में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, उसे एक नामहरम कमसिन लड़की के साथ अंदर आता देख ठटक गई। ये कौन है बहराम? वो जो खुशी से उसकी जानिब बढ़ रही थी, उसे गले लगाने वाली थी, संजीदगी से उससे पूछने लगी, मामा ये अंजिश है, इसे मदद की ज़रूरत है, रात यहीं रुकेगी, सुबह होते ही क्या? बहराम अचानक से फातिया बेगम का लहजा बदला। ये यहाँ से चली जाएगी मॉम, वो भी जवाबन धीमे लहजे में बोला। कहाँ से मिली आपको ये? अब पास आते वो तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। अंजिश का सांस खुश्क हुआ। गाड़ी से टकराई थी, उसकी हालत कितनी खराब हो रही है। कहाँ से आई हो तुम? फातिया बेगम ने अब की बार अंजिश से गुस्से से पूछा। अंजिश ने एक नज़र बहराम को देखा जो सोफे की जानिब बढ़ता रिलैक्स होकर बैठा था। सामने खड़ी औरत उसे अपने लिए निजात दहिंदा लगी थी। और फिर जो अंजिश ने बोला उसने बहराम के पैरों तले से ज़मीन ही खिसका दी। आंटी, मैं और बहराम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन इन्होंने मुझसे शादी नहीं की कि अपने वालिदैन के पास लेकर जाऊंगा, फिर निकाह करूंगा, और आज यहाँ लेके आए हैं तो मुकर रहे हैं। अंजिश ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए झूठ का सहारा लेते बहराम पर इल्ज़ाम लगा दिया। फातिया बेगम ने गुस्से से लब भींचे, जबकि बहराम तो गंग उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जिसकी मदद करते वो घर लेकर आया था, और उसने उसे ही फंसा दिया। जस्ट डिस्गस्टिंग, क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा कि फातिया बेगम के पीछे वो छुप गई। दूर रहकर बात करें बहराम, मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी आपको कि आप एक लड़की से इस तरह बात करें।
ममा ये झूठ बोल रही हैं आप। चटाख। फातिया बेगम का हाथ उठा। बहराम ने बेयकीनी से माँ को देखा। ममा चुप, एकदम चुप। इस लड़की की हालत चीख चीख के कह रही है कि ये सच्ची है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी भी बहन है बहराम, अगर कोई उसके साथ। मामा मेरी बहन इस जैसी धोखेबाज और ड्रामेबाज नहीं है, आप इसका यकीन मत करें, मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। सुबह होते ही तुम दोनों का निकाह मैं खुद कराऊंगी। मुझे किसी मासूम की बद्दुआएं नहीं लेनी। अब जाओ अपने कमरे में और सुबह तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अपना आप कंट्रोल खोती बमुश्किल बोली थी। ममा प्लीज। बहराम जस्ट को वो ऊंची आवाज में चिल्लाई तो बहराम अंजिश पे कहर की निगाह डालते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पर्दे की ओट में छुपी नीलम और दुआ फौरन बाहर आई। ममा आप ठीक हैं? वो दोनों परेशान हुई। दुआ बेटा मुझे माफ कर देना, वो नम लहजे में बोली तो दुआ का सर झुक गया। आंसू शिद्दत से बहे थे। हाथ की उंगली में पहनी बहराम के नाम की अंगूठी को वो हसरत से देखने लगी। नीलम बेटा इस लड़की को अपने कमरे में ले जाओ और इसका ख्याल रखो, सुबह इसका और बहराम का निकाह होगा, वो सख्त और मजबूत लहजे में बोली थी। रात सबकी बेचैनी में गुजरी थी। सुबह फातिया बेगम ने भाई से कहते निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करवाया। ममा आप गलत कर रही हैं, मत यकीन करें उस लड़की का, ये झूठी है। एक बार फिर बहराम ने यकीन दिलाना चाहा, लेकिन फातिया बेगम ने उसकी एक ना सुनी। मैं ये निकाह नहीं करूंगा, मेरी मंगनी दुआ से हुई है तो निकाह भी उसी से ही होगा। अच्छा, और दुआ क्यों करेगी तुमसे निकाह? जबकि तुम्हारे साथ आई लड़की को देखने के बाद वो क्यों करेगी तुमसे निकाह? वो भी गुस्से से बोली थी। आपको मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन दुआ करती है मेरा यकीन। बोलो दुआ। वो उसके सामने जा खड़ा हुआ, जो बस खामोश आंसू बहाए जा रही थी। आपने एतबार तोड़ दिया है बहराम, ये रखें अपनी रिंग अपने पास, आज के बाद आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो गुस्सा जब्त करते उसकी रिंग उसकी हथेली पर रखती पीछे हट गई और बहराम यकटक उस रिंग को देखने लगा। बहराम आ जाओ। फातिया बेगम ने उसे पुकारा तो वो मुर्दा कदमों के साथ वहीं बैठ गया। निकाह शुरू हो चुका था। सभी दम साधे मौलवी जी को सुन रहे थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंजिश ने बिना किसी झिझक के बिना डर के निकाह कबूल कर लिया, जबकि लब भेंचे बैठे बहराम ने भी कबूल है कहा। ममा आपने जल्दबाजी। नीलम की बात पर फातिया बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा। जाओ भाभी को ऊपर कमरे में छोड़ाओ। बहराम तुम मेरे रूम में आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। वो अपनी जगह से उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अंजिश अब बहुत बुरी तरह कांपते अपनी जगह से उठी थी। एक पल को बहराम का चेहरा देखा जो इंतहाई स्पार्ट था। उसकी आंखों में कहर बरस रहा था। अंजिश ने घबराकर नजरें झुका ली, जबकि अगले ही पल वो लंबे लंबे डग भरता माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। देखो बहराम, जो होना था वो हो गया। अब बेहतर यही है कि इस रिश्ते को निभाना। उसकी उम्र कम है तो तुम थोड़ा ख्याल रखना। फातिया बेगम उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं समझा था, बल्कि वो समझना ही नहीं चाहता था। वो एक पुलिसमैन था, अच्छे अच्छों की छुट्टी करा के रख देता था, और आज वो फंसा था अपनी हमदर्दी में। वो अपने साथ ही बुरा कर गया था। फातिया बेगम उसे और भी बहुत कुछ समझाती रही, लेकिन वो बज़ाहिर तो खामोशी से सुनता रहा, लेकिन अमल करने का सोचा तक ना। ठीक है जाओ आराम करो, जानती हूँ रात भर सभी सोए नहीं, जाओ आराम कर लो। कहते हुए वो रुख फेर गई, जबकि बहराम का रुख अब अपने कमरे की जानिब था, जहां वो धोखेबाज लड़की उसकी सेज सजाकर बैठी थी। सेज जेरे लब दोहराया, माय फुट। कमरे में एंटर होते ही वो दरवाजा लॉक करता उसकी जानिब बढ़ा, जो इस वक्त उसकी मामा के लाए गए सूट में बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ आन ठहरा। बहराम ने उसे एक झटके से बिस्तर से उठाते खड़ा किया। तुम धोखेबाज लड़की, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, उल्टा तुमने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिए। वो दबा दबा चिल्लाया था। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दे मुझे। वो बिलक उठी। माफ? तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, वो ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। आवाज़ नीचे रखो वरना हलक में हाथ डाल के जुबान गुद्दी से खींच के वो हाल करूंगा कि मातम मनाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। रात के आखिरी पहर तुम मुझे सड़क पर बुरी हालत में मिली और तुम्हारा किरदार मशकूक है, और एक मशकूक किरदार की लड़की हो। मैं पाक दामन हूँ। उसने तड़प कर अपनी बेगुनाही के लिए बोलना चाहा कि बहराम ने उसे पीछे बिस्तर की जानिब धक्का दिया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा कि तुम कितनी पाक दामन हो, और रातों को गाड़ियों से टकराना तुम्हारा मशगला हो। न जाने कितनों के साथ बिस्तर गरम। चटाख। अचानक ही अंजिश का हाथ उठा था। उसका नरमो मुलायम हाथ बहराम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन वो अपनी शामत बुलवा गई। मैं ऐसी नहीं, मुझे प्लीज जाना है। अंजिश ने घबराए हुए कहते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए कि बहराम ने उसे फिर से बाजू से पकड़ते बिस्तर पर धकेला। तुम्हें तो मैं अभी भेजता हूँ। अपनी शर्ट उतारता उस वक्त वो इंतहाई गुस्से में था। अंजिश पूरी तरह सहम गई, अपने हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन वो उस पर हावी होता चला गया। प्लीज मत करें, मुझे माफ कर दें। वो बिलक बिलक के रोती। तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। और बेशर्मों के साथ एसपी बहराम बेशर्म हो जाता है। उसके ऊपर छुपते वो अपना सारा वजन उस पर उंडेल गया। उसकी गर्दन पे छुपते वो वहां दांतों से काट गया। अंजिश मुज़ाहमत करती रही। वो बस रोई जा रही थी। अपने साथ खुद उसने बुरा किया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। खुद को बचाने के लिए वो अपने मसीहा पर इल्जाम लगा गई थी। अब इसी इल्जाम को वो सच करने जा रहा था। मैं सबके सामने बोल दूंगी, आप बेकसूर हैं, प्लीज रुक जाएं। उसके फ्रॉक को उसके तन से जुदा करते वो उससे सहमा गया था। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि खुद को किसी तरह उस शख्स से बचा ले जो बिल्कुल भी उसकी सुनने को तैयार न था।
नो वे, अब वक्त गुजर गया है। तुमने मेरी मामा से क्या कहा कि तुम्हारे साथ बहुत वक्त अकेले मैंने बिताया है, लेकिन निकाह नहीं किया। वो तंजिया हंसा। क्या उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था कि उनका बेटा हराम काम नहीं कर सकता? पर उन्होंने मुझ पर यकीन ना किया, उन्होंने तुम पर यकीन किया। अब उस यकीन पर मैं मोहर लगाऊंगा। बिना लाइट्स ऑफ किए उस पर झुकता उसकी गर्दन पर होंठों और दांतों से निशान बनाने लगा। वो उसे पीछे करती कि बहराम ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे एक हाथ से सर के ऊपर पिन किया और अगले ही लम्हे गुस्से से उसे हर पर्दे से आज़ाद कर गया। और फिर उसको देखते वो एक लम्हे को अपनी आंखें सख्ती से मैच गया। ज़मीर ने मलामत की, लेकिन अगले ही पल गुस्सा हावी हुआ, और गुस्सा तो अकल को खा जाता है। आज बहराम के साथ भी यही हुआ था। उसकी अकल पर गुस्सा हावी हो गया। उसके जिस्म पर हाथ फेरते वो अपने लब खींच गया। खुद को भी हर पर्दे से आज़ाद करता वो इस बार लाइट्स ऑफ कर गया। अंजिश की चीख बेसाख्ता थी। उसके लबों पर झुकते वो उसकी चीखों का गला घोंट गया। उसकी धड़कनों को मसलता वो जनूनी सा हुआ। अंजिश को सांस लेना दोबर हो गया। उसने तो गलती पे गलती की थी, यहाँ तक कि निकाहनामे पर अपनी एज तक गलत लिखवाई थी। वो इस वक्त बुरी तरह तड़प रही थी। बहराम की शिद्दतों से वो निढाल होती, अब अपना जिस्म ढीला छोड़ गई, जैसे हार गई हो, सब कुछ हार गई हो। एक इज्जत की खातिर उसने अपना घर छोड़ा, अपनी माँ तक को छोड़ दिया और आज खुद ही अपनी इज्जत को गंवा दिया। अंजिश को मुज़ाहमत तर्क करते देख बहराम एक पल को चौंका और उसके चेहरे को थपथपाया। ए ओपन योर आइज, सुना नहीं तुमने? आंखें खोलो, बहराम ने गुस्से से उसके ऊपर झुके कहा, जबकि वो होशो हवास से खोए जा रही थी। मामा मुझे बचा लो, वो भेड़िया है मामा, प्लीज़ बचा लो। वो नीम बेहोशी में रोते हुए बड़बड़ा रही थी। बहराम अपनी जगह स्टिल हुआ। नहीं मामा मत करें शादी, वो गंदा है। मामा मेरा यकीन करें वो अच्छा नहीं है, वो बाबा नहीं। अंजिश की बंद आंखों से नीर बहते तकिए में जज्ब होते जा रहे थे। बहराम अपने पसीने से शराबुर बालों में हाथ फेरते पीछे हटा। क्या ये लड़की वाकई सच बोल रही है? खुद से पूछता वो मुस्तरिब हुआ। उस लड़की को मुझसे पहले किसी ने नहीं छुआ। दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होता वो उसकी हालत देखता अपने लबों का निचला कोना दांतों तले दबा गया। अंजिश उठो, आंखें खोलो अपनी यार। वो पीछे बैठकर उनसे टेक लगा के बैठता अंजिश को गोद में बिठा गया। वो लरस रही थी, अपना सर बहराम के सीने पर गिराते। वो आंखें में से अभी भी कुछ गड़बड़ा रही थी, जबकि बहराम उसकी ऐसी हालत देखता खुद को कोसने लगा। वो गुस्से में उस नाजुक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर गया था। वो दांत पे दांत जमाए उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर गया। अपने और उसके ऊपर कंफर्टर लेता वो नीचे तकिए पे सर रख गया। मुझे बचा ले, मैं बेगुनाह हूँ। वो नींद की आगोश में जाते बस इतना ही बोल पाई थी। उसको दोनों तरफ से थामे ऊपर करते उसका सर अपने सीने पर रखा कि उसकी हल्की सी सिसकी बरामद हुई। उसकी साइड पे पसली अभी भी एक तरफ से सोजन सदा थी। बहराम को रात को ही याद न रहा वो किस कदर बुरी तरह उस पर हावी हुआ था। वो उसके ऊपर बिखरा वजूद कितनी शिद्दत से तड़पा था। वो उसी वक्त जान गया था कि वो पहला मर्द था जिसने उस लड़की को छुआ था। चाहता तो उसी लम्हे रुक जाता, लेकिन हकी मलकियत और गुस्से ने उससे सोचने समझने की सारी सलाहियत मफकूद कर दी। अभी न जाने कैसे उस पर रहम आ गया कि वो उसको अपने सीने से लगाए, आंखें में से उसकी नाज़गी को महसूस करने के बावजूद खुद पर कंट्रोल कर गया। वो सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था जैसे उसने पहुंचाई थी, और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा, पर अधूरा भी रह गया, जिस वजह से उसके अंदर मजीद इज़्तिराबी कैफियत उजागर होने लगी। वो बेदाग थी, उसके निकाह में थी, उस पर हक रखता था वो, शरी और कानूनी हक। जज्बात एक बार फिर से जागने लगे। उसे अपने ऊपर लिटाए उसकी गर्दन को अब नरमी से सक करने लगा। वो हल्का सा कसमसाई, लेकिन आंखें न खोली। अब की बार बहराम की शिद्दत सख्त न थी। वो बहुत नरमी से उसे अपनी आगोश में लेता उस पर एक बार फिर से हावी होने लगा। अंजिश ने सिसकते हुए आंखें खोली। मैं पाक हूँ। वो आंखों में आंसू लिए बहराम को देखते नीम बेहोशी में बोली, जानता हूँ, जान गया हूँ, लेकिन अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वो इस वक्त जज्बात की रो में पसीने में शराबूर था। अंजिश ने अपना सर उसके सीने पर गिराया और एक बार फिर से उसकी सिसकियां निकलवा गया, पर इस बार उसकी शिद्दत में कमी थी। वो बहुत आराम से उसे समेट रहा था। अंजिश ने अपना सांस रोका तो बहराम उसका सर ऊपर किया, उसके रबों को अपनी दस्तरस में ले गया, उसको सांसें बख्शता अपने अमल में थोड़ी सी तेजी ला गया। अंजिश ने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। शाम होती कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। दरवाजा बजा न जाने कितनी बार, और बजाने वाला थक हार के वापस चला गया। अब तो शाम हो रही थी। बहराम की आंख खुली। कुछ देर पहले ही तो वो सोया था। अंजिश उसकी बाहों में थी, जिसे उसने अपनी शर्ट पहनाई थी। वो शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जबकि वो खुद व्हाइट ट्राउजर में शर्टलेस था। आज उसकी छुट्टी थी, लेकिन कल से अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी। बालों में हाथ फेरता वो छुई मुई सी लड़की को देखता एक धीमी सी मुस्कान देने लगा। वो उसके सीने में दुबकी गहरी नींद में थी, जैसे आज ही सारी नींद पूरी करनी थी। अंजिश वो से उठाता खुद भी उठ बैठा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसकी शिद्दतों से वो अच्छी खासी निढाल हो चुकी थी। हालांकि वो अपनी शिद्दतों में कमी भी ला चुका था, लेकिन उसका बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत जिस्म उस नाजुक सी लड़की के लिए सहन करना आसान तो न था। अंजिश उठो शाबाश, वो उसे जगा रहा था, लेकिन वो मजीद सिमटी सोने लगी कि अगले पल वो उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम का रुख कर गया। शावर के नीचे खड़ा किया और टैब ऑन करते शावर खोल दिया। वो हड़बड़ा के उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। जब उसकी आंखें खुली, अपने सामने बहराम को खड़ा देख वो सहम गई। दोनों ही शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। जुबान दोनों की खामोश थी और खामोशी बातें कर रही थी। जल्दी से शावर ले लो, फिर बाहर आओ, उसे नरमी से कहते वो पीछे हटने लगा कि अंजिश के कदम डगमगाए। क्या हुआ? वो फौरन से उसे थाम गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रुंधे लहजे में बोलती वो नजरें झुका गई। अभी तो मैंने अपनी शिद्दतों का 1% भी तुम पर निशावर नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है। वो खुद ही शावर चल उठाता उसकी शर्ट रिमूव कर गया। उसके खूबसूरत जिस्म पर अपनी दी की गुस्ताखियों के निशानों पर वो लब भेंच के रह गया, जो उसके बेदाग जिस्म पर पूरी आबोताब के साथ चकमका रहे थे। गहरा सांस पड़ते हुए उसके बालों में शैम्पू लगाने लगा। मैं ले लूंगी शावर, आप प्लीज जाएं। अंजिश को अपने पूरे होशो हवास में आता देख बहराम रुका था। आर यू श्योर? वो उसे तस्दीक चाह रहा था। अंजिश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो वो अपनी नजरों
पर लगाम डालता बाहर निकल गया। बिस्तर की हालत देखी तो दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। आगे बढ़कर बेडशीट चेंज की और ड्रेसिंग रूम में घुसा। वहां से कुछ देर बाद वापस निकला तो अंजिश लड़खड़ाते कदमों से बाथरोब पहने बाहर आए। वो ठंड से लरस रही थी। कबर्ड की जानिब फटते वहां से एक सादा सा सूट उसकी जानिब बढ़ाया जो उसकी मामा ने अंजिश के लिए वक्ती तौर पर उसकी कबर्ड में सेट कराए थे। चेंज कर लो, मैं आता हूँ। बहराम का रवैया बहुत ही नॉर्मल था, जिस पर अंजिश ने हैरान नजरों से उसे देखा। जो रूम हीटर ऑन करता अपने कपड़े लिए बाथरूम का रुक कर गया। अंजिश अपना ड्रेस वहीं बैठे बैठे चेंज करती कंफर्टर में घुस गई। इस वक्त वो ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। थोड़ी देर में वो बाहर आता आईने के सामने खड़े अपने गीले बालों को ड्रायर करने लगा। अंजिश ने कंफर्टर से जरा सा सर निकालते उसे देखा। उसकी चौड़ी पुश्त और मर्दाना वजाहत नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। वो अंजिश को पहली नजर में अच्छा लगा था और दिल उस पर एतबार कर बैठा था। यहाँ तक कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने की खातिर वो उस पर इल्जाम लगा गई। सबकी नजरों में उसे गिरा दिया। अचानक से अंजिश को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसके करीब आता उसके चेहरे से कंफर्टर को हटा गया और उसका माथा चेक करने लगा। तबीयत ठीक है ना? मैं कुछ खाने को लाता हूँ, वो नर्म लहजे में कहता बाहर निकल गया। बाहर खामोशी का राज था, शायद सब सोने के लिए जा चुके थे। किचन में आया तो अपने कदमों पर रुक गया। दुआ वहीं मौजूद अपने लिए खाना निकाल रही थी। बहराम उसे नजरअंदाज करता ट्रे उठाए उसमें खाना सेट करने लगा। मैं कर दूं? दुआ ने फौरन से पूछा। नहीं, कर लूंगा, वो बिना उसकी जानिब देखे बोला। वक्त बहुत बेरहम है बहराम, दिलों को मिलाता है और नसीब से चुरा लेता है, वो दुखी होते बोली। बहराम के जाते कदम एक पल को रुके, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर निकल गया। जबकि दुआ ने एक सिसकी भरी। रूम में आते वो उसके सामने खाने की ट्रे रखता उसकी कमर में हाथ डाले उसे बेड ग्राउंड से टेक लगवाते बिठा गया। खुद खाओगी या मैं खिला दूं? उसे रुख फेरते देख वो थोड़ा सख्ती से बोला तो अंजिश ने खाने की ट्रे अपनी तरफ घसीट ली। वो उठता बालकनी में चला गया। कारपोश में एक गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाली दो हस्तियों को देख बहराम ने सख्ती से लब भींचे। उसके बाबा और उसके चचा जान दोनों ही गांव से वापस आ गए थे। चचा जान की फैमिली भी साथ थी, उनकी बीवी और दो छोटे बेटे। वो गांव की थी। आज उन सब की एक साथ वापसी हुई थी। बहराम खामोशी से वापस अंदर आ गया। ग्लास डोर बंद किए वो अपना सिगरेट सुलगा गया। अंजिश खाना खाते वापस लेट चुकी थी। बहराम ने लाइट्स ऑफ कर दी और खुद भी एक तरफ बिस्तर पर टिक गया। इस वक्त बाहर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर टिक गया। अंजिश का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने साथ लेटे उस खूबरू मर्द को देखते उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। वो गुस्सीला भी था लेकिन केयर भी करता था, जुनूनी भी था लेकिन परवाह भी करता था। अंजिश उसका चेहरा देखते देखते बोझल आंखों के साथ नींद की वादियों में खो गई। बहराम ने रुख फेरे उसे देखा। उसकी मध्यम सांसों के शोर ने बहराम को उसकी जानिब मुतवज्जे कर दिया। वो भी सारी सोचे झटकता उसके करीब होते लेटा और उसका सर अपने कांधे पर रख लिया। उसके गिर्द अपना हिसार बनाया। वो भी बहराम के साथ जुड़ती खुद को गरमाइश देने लगी। कुछ ही देर में दोनों की भारी सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। तुम्हारी बेटी मुझे चोट देकर भागी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राबिया को बालों से पकड़कर पेदर पे उसके मुंह पर थप्पड़ मारते इस वक्त जहीर जुनूनी हो रहा था और अगले ही पल राबिया को धक्का दिया। अपने सर पे लगी बैंडेज को देखता वो पागल हुआ था। वो छटांग भर की लड़की उसे अच्छी खासी चोट देकर गई थी कि वो होशो हवास खो गया था। उसके आदमी मुसलसल अंजिश को ढूंढ रहे थे, जबकि राबिया अभी तक हकीकत से नाबल थी। जमीन पर बैठे वो अपने होठों से रिसने वाला खून देखती अपनी अंजिश की सलामती की दुआएं मांग रही थी। उनको अब एहसास हो रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर गई हैं। जहीर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें खुद पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने इस शख्स पर एतबार किया और अपनी जवान जहान बेटी को लेकर यहाँ आ गई। पर अब पछतावे के सिवा कुछ ना बचा था। सुबह फजर अदा करता वो रोजाना की वॉक पर चला गया। वापस आया तो एक अदालत घर में फिर से लगी हुई थी, जबकि अंजिश अपने कमरे में ही थी। जाओ नीलम, अंजिश को बुला कर लाओ, फादिया बेगम ने संजीदगी से नीलम से कहा तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहराम, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। वो लब भेंचे वहां खड़ा था, जबकि उसके बाबा अरशद साहब और उसके चचा अब्बास साहब उसे दुखी नजरों से देख रहे थे। अंजिश को बाहर लाए तो वो सर झुकाए खड़ी थी। बहराम को एक बार फिर उस पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ उसकी वजह से वो सबकी नजरों में गिर चुका था। अरशद साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो लब भेंचे बोले कि वहीं अंजिश की बस हुई। वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने नजरें उठाई इससे पहले कि वो अपने लबों से कुछ कहती। अपने सामने खड़े शख्स के पीछे वो इस हस्ती को देखकर गंग रह गई जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। वो मकैनिकी अंदाज में चलती उनके पास आई। अब्बास साहब ने हैरत से उसे देखा। आपने क्यों ऐसा किया? क्यों? वो तड़प के रोते हुए बोली। सबकी नजरों में हैरानी थी। क्या हुआ? क्या मतलब? वो हैरान थे। जब औलाद को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? उसकी बात पे अब्बास साहब अपनी जगह पर लड़खड़ाए। वो जो उसका नाम सुनकर पहले ही शशोपंच का शिकार थे, अब सामने खड़ी लड़की ने उनकी सोच पर पक्की मोहर लगा दी थी। औलाद में जब बेटी हो तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसे दुनिया की ठोकरों पर नहीं छोड़ते। वो अपने गालों से सख्ती से आंसू पूंछते पीछे हटी। तो तुम अंजिश, मेरी बच्ची, वो पथराए लहजे में बोले थे और अंजिश को थामना चाहा। अंजिश ने उनका हाथ झटक दिया। कोई हक नहीं आपका मुझ पर, आपने छोड़ दिया था मुझे, छोड़ दिया, भूल गए मुझे इस दुनिया में लाकर। वो बहजानी अंदाज में चिल्ला रही थी। इससे पहले कि वो गिरती बहराम ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगाया। बहराम का चेहरा देखते वो कर्ब से अपने लबों को दांतों में दबा गई। मुझे माफ कर दे, मैंने आप पर झूठे इल्जाम लगाए। मैंने खुद को बचाने की खातिर आपका किरदार दागदार कर दिया। वो आंसू बहाते कर्ब से बोल रही थी, जबकि सभी गंग उसकी बातें सुन रहे थे। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ बहराम, मुझे यहाँ से निकाल दें। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी, जबकि अब्बास साहब अपना सर गिराते एक चेयर पर ढहसे गए। उन्हें तो यही बताया गया था कि राबिया और अंजिश एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। फिर अंजिश जिंदा कैसे? वो कैसे इतना अरसा बेटी के वजूद से बेखबर रहे? बहराम ने उसे सीने से लगाए माँ की जानिब शिकवा के अंदाज में देखा। वो
سر جھکا گئی اور پھر وہ بہرام کے سامنے کھلتی چلی گئی، سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے سن کر عباس صاحب مرنے والے ہو گئے۔ ان کی بیٹی خود کو اپنی عزت کو بچاتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور وہ بے خبر رہے۔ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر آپ پر الزام لگایا، مجھے لگا آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، اس درندے سے مجھے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پر الزام لگا کر میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ وہ سر جھکائے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ عباس صاحب نے ایک نظر بہرام کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ تم صرف 16 کی ہو، نکاح کیسے کر لیا؟ وہ اب مزید پریشان ہوئے۔ انجش نے تلخیاں ہنسی۔ جن بیٹیوں کے باپ ان کے سر سے اپنا دست شفقت کھینچ لینا وہ وقت سے پہلے بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات نے عباس صاحب کو لاجواب کر دیا، جبکہ بہرام ایک بار پھر اپنے عمل پر شرمندہ ہوا۔ اس نے نکاح نامے پر اپنی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھوائی تھی، جس کے مطابق وہ 18 کی تھی، لیکن حقیقت جان کے اسے صرف افسوس ہوا۔ انجش بیٹا، کیا اپنے بابا کو صفائی کا ایک موقع نہیں دو گی؟ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ انہوں نے انجش کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ عباس صاحب نے بھائی کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تو وہ انجش کے پاس جا بیٹھے۔ بیٹا، آپ کے بابا کا کوئی قصور نہیں، آپ کی ماما نے ان سے زبردستی ڈائیورس لی تھی، اور جس دن وہ آپ کو لینے آ رہے تھے اس دن انہیں پتا چلا کہ آپ اور آپ کی ماما جس بس میں جا رہے تھے وہ کھائی میں گر گئی ہے، لاشیں تک نہیں ملی۔ تمہارے بابا بہت روئے، لیکن اسے خدا کی طرف سے لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن آج پتا چلا وہ سب جھوٹ تھا، آپ کی ماما نے جھوٹ بولا تھا۔ ارشد صاحب کی بات پہ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے عباس صاحب کو۔ اور ماما نے مجھے بتایا بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ انجش آنسوؤں کا گولہ حلق میں اٹکنے سے بات بھی مکمل نہ کر پائی۔ عباس صاحب خود اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑے ہوئے اور اپنی باہیں واکی تو وہ ان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک شفقت بھرا احساس جاگا، باپ کی خوشبو ہی اسے سب سے بڑا تحفظ فراہم کر گئی۔ یہ احساس اس ظہیر کے پاس سے محسوس نہ ہوا، کیونکہ سگا باپ سگا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما نے جو ظلم کیا اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عباس صاحب دکھ اور غصے سے بولے، اپنی خوشی اور لالچ میں بیٹی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیسی عورت ہے وہ! عباس صاحب کو آج سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ رابعہ سے محبت کر کے جو عورت اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکی، اس سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی؟ بہرام ارشد نے چارج سنبھالتے ہی ظہیر عباسی کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا۔ وہ شخص مجرم تھا اور اسے ایسے نہیں وہ پکڑ سکتا تھا، اسے کسی نہ کسی طرح پکے طریقے سے پکڑنا تھا تاکہ وہ چھوٹ ہی نہ سکے۔ اور پھر موقع مل گیا، اس کی فوڈ کمپنی کے خلاف ایک رپورٹ درج کروائی گئی۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے بہرام نے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے خلاف ایکشن لیا، سیدھا اس کے گھر میں گھس کے اسے اریسٹ کر لیا۔ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا، اتنا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا تمہیں ایس پی، تم ابھی مجھے جانتے نہیں، ظہیر عباسی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بہرام کو دھمکی دی۔ بہرام نے سخت انداز سے اسے دیکھا، تجھے تو میں ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ تم موت بھی مانگے گا تو تجھے موت نہیں ملے گی، تیری سزا عدالت نہیں بلکہ میں طے کروں گا، ایس پی بہرام ارشد۔ بہرام نے سخت لہجہ اپناتے گرا کے کہا، تیری اتنی جرت نہیں کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ ظہیر نے لب بھینچے کہا۔ بہرام نے جیل کھولنے کا اشارہ کیا اور اندر جاتے ظہیر کی حالت بگاڑ کے رکھ دی۔ مجھے للکار رہا تھا، مجھے ایس پی بہرام کو، حالت دیکھ اپنی، تجھے تو میری چھوٹی سی بیوی نے ناک و چنے چبوا دیے، اس کی تاب نہ لا سکا تو مجھ سے کیا لڑے گا؟ اس کی بات پہ ظہیر نے بمشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھولیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا ظہیر سمجھ نہیں پایا۔ میری انجش میری بیوی، آئندہ غلط نگاہ اس پر ڈالی تو سیدھا جہنم واصل کر دوں گا۔ اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑتے نیچے گرایا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہرام گھر آیا تو سبھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے انجش کو اس گھر میں آئے ہوئے اور وہ سب سے گھل مل گئی تھی۔ فادیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھیں تو عباس صاحب کی دوسری بیوی بھی اس سے چاہت ہی کرتی تھیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی تھی، انہیں انجش کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ انجش نے عباس صاحب سے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا کہا تو وہ مان گئے، لیکن پھر بھی بنا بہرام کی پرمیشن کے وہ اسے داخلہ نہیں لے کر دینا چاہتے تھے۔ جانتے تھے بہرام منع نہیں کرے گا، لیکن اب انجش پہ سب سے زیادہ حق اسی کا تھا۔ بہرام اور اس کے بیچ اتنے دنوں سے بات چیت بند تھی، دونوں میں ایک اجنبیت اور انا کی دیوار حائل ہو گئی جسے کوئی بھی توڑنے کو تیار نہ تھا۔ عباس صاحب نے اس سے انجش کی پڑھائی سے متعلق بات کی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں آئے تو انجش بستر پر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، جبکہ کنکھیوں سے بہرام کو دیکھا۔ آپ نے بابا کو جواب نہیں دیا میری پڑھائی کے متعلق؟ انجش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بہرام اپنی گھڑی اتار کے دراز پہ رکھتے کبڑ سے اپنا ڈریس لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ باہر آیا تو وہ مضطرب سی دکھائی دی۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بے چین ہوئی۔ تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے؟ وہ راضی ہیں تو بات ختم، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ موبائل اٹھائے سرد لہجے میں بولا، کیا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میں پڑھوں؟ اس کا لہجہ رن گیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی انجش۔ اس کی جانب مڑا تو انجش اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرس بات میں ہلا گئی۔ کل کالج سے ایڈمیشن فارم لے آؤں گا، فل کر دینا جس میں بھی ایڈمیشن لینا ہو، وہ نارمل لہجے میں بولا تو انجش روتی آنکھوں سے مسکرا دی اور اس کی بازو ہٹا کر اس کے سینے پر سر رکھتے اس کے گرد اپنا حصار باندھ گئی۔ بہرام اچانک اسے اپنے پاس آتے دیکھ حیران ہوا، جبکہ اس کے جذبات کو وہ بہت اچھے سے بھڑکا گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بہرام، وہ دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اب اتنا زیادہ نزدیکی بناؤ گی تو میرے اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دو گی۔ بہرام نے اپنے امڑتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ کیسی مشکلیں؟ وہ شرارت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں یار۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹنے لگا کہ انجش نے اسے کالر سے پکڑے اپنی طرف کھینچ تو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ خمارہ آلود لہجے میں بولی۔ 12 سال چھوٹی ہو مجھ سے اور بالغ بھی نہیں ہوئی۔
अच्छा, उस रात जब करीब आए तब बालिग थी? वो मसनूई खफकी से बोली। तब जानता नहीं था, तुम्हारी गलती है। 16 साल की हो के 18 साल क्यों लिखवाया तुमने निकाहनामे पर? वो घूरते हुए बोला। 16 कहती तो आपने निकाह करना ही नहीं था। वो मिनमिनाते बोली। सो जाओ अंजिश, रात बहुत हो गई है। वो बिस्तर से उठने लगा कि अंजिश ने फिर से उसे रोका। आप जानते हैं कि जो बीवी अपने शोहर को करीब ना आने दे और अपने शोहर से पीट करके सोए, सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं, और मुझे लानत नहीं लेनी। वो उसकी भूरी बेड पर हाथ फेरती उस पर अपने लबों का लम्स बखेर गई। दर्द होगा तुम्हें, बहराम भी आंखें मैच के खोलता बहर के अंदाज में बोला। अगर उस रात जितना हुआ तो सह लूंगी। वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ते पलके झपकाए बोली। तुम मुझे पागल कर दोगी जालिम लड़की, छाने लगा हूं तुम पर, लेकिन अगर पेन ज्यादा हो तो मुझे बता देना। वो उसका सर तकिए पे गिराए सरगोशी के से अंदाज में बोला। मुझे आप पर यकीन है, आप मुझे पेन नहीं देंगे। वो मसरूर अंदाज में बोली थी तो बहराम उसके माथे पर लब रखता उसका मान बढ़ाता चला गया। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता जा रहा था। राबिया को ज़हीर ने तलाक दे दी। जिस मकसद से उसने राबिया से शादी की वो तो पूरा नहीं हुआ था, तो वो क्यों उसे रखता? राबिया अपनी माँ के उसी बोसीदा घर में वापस लौट आई थी। अपनी इद्दत वही मुकम्मल की। बहुत ख्वाहिश जागी कि अंजिश एक बार आकर उनसे मिले, लेकिन वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही थी। शायद आने वाले वक्त में वो माफ़ कर देती, लेकिन अभी वो अपना दिल बड़ा ना कर पाए। आपको क्या लगता है कि अंजिश को अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय लाजमी दें। हर कहानी में एक सबक होता है, उससे हमेशा पॉजिटिव